हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रन अ PHP स्क्रिप्ट, यानी PHP का प्रोग्राम हम कैसे रन करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियोस में दो तीन चीज़ें देख ली थी। एक तो हमने ये देख लिया था कि वैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में समझा था। इसके बाद हमने PHP के थोड़े से बेसिक सिंटेक्स के बारे में समझा था। तो अभी ज़्यादा कुछ कोडिंग हमें भले ही नहीं आती PHP की, लेकिन हम कुछ सिंपल एक दो लाइन के स्टेटमेंट्स तो लिख सकते हैं, और उतना ही लिखकर हम PHP का प्रोग्राम रन करने की आज बात कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स है, मैं जरा एक बार इसके बारे में रिकॉल कर दूं। हम इस कोर्स में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जो मिनिमम चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत होती है वो सब कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL, यानी इस चैनल पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है। अभी हम PHP का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, चैप्टर 5 देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैम्प की। वैम्प क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट कि आप अपने PHP के प्रोग्राम्स रन कर सकें। वैम्प का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? वैम्प में W का मतलब होता है विंडोज़, A का मतलब अपाचे, और M का मतलब MySQL, और P का मतलब PHP। तो इसका मतलब हुआ कि हमें तीन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, अपाचे, MySQL और PHP। ये तीनों सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल हो जाते हैं वैम्प सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसके ऊपर पूरा लेक्चर है इसी चैनल पे, तो आप उसको देख लीजिए जिससे कि आप वैम्प पहले इंस्टॉल कर सकें। अब मैं मान के चलता हूँ आपने वैम्प इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मैं आपको आज जो चीज़ें कवर करने वाला हूँ एक बार बता दूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पहले तो वैम्प की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद हम समझें कि हम अपनी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उन फाइल्स को कहाँ सेव करना होता है, इंक्लूडिंग हमारी PHP फाइल, और फिर हम देखते हैं कि कैसे PHP स्क्रिप्ट को, PHP फाइल को हम रन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को दोहरा लें कि ये वैम्प की ज़रूरत क्या होती है। तो आप जानते हैं कि एक्चुअल में जब भी कोई वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर होता है क्लाइंट कंप्यूटर, क्योंकि हम सब लोग जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर तो क्लाइंट के रोल में होता है। हमें हमेशा कोई पेज चाहिए होता है। अब ये पेज हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ये पेज मांगता है। अब दूसरा कंप्यूटर जो ज्योग्राफिकली हो सकता है बहुत डिस्टेंस लोकेशन पे रखा हो, जिस कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं सर्वर, ये वो कंप्यूटर है जिसके पास वेबसाइट्स रखी हुई हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जैसे आप mysurgy.com वेबसाइट एक्सेस करते हैं या कोई दूसरी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो वो वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पे रखी होती है। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं, किसी एक सर्वर पे ये वेबसाइट रखी होगी। अब हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा ये रिक्वेस्ट जाती होगी सर्वर कंप्यूटर पे कि मुझे ये वेब पेज चाहिए। तो बेसिकली हम जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है, और ब्राउज़र पे हम URL लिखते हैं www.something.com। इस तरीके से हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और ब्राउज़र फिर वो रिक्वेस्ट प्लेस करता है, और वो रिक्वेस्ट जाती है किसके पास? सर्वर के पास। अब ये सर्वर कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए? सर्वर कंप्यूटर पे एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है अपाचे। तो जब मैं बोल रहा हूँ अपाचे, तो अपाचे एक वेब सर्वर है। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पे नहीं है, सर्वर कंप्यूटर पे है, जिसका काम है क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आई है उसको रिसीव करना। अब इसके बाद जब ये रिक्वेस्ट रिसीव करी तो वेब सर्वर को समझ में आया कि आपको क्या चाहिए, आप किस पेज की डिमांड कर रहे हैं। इस पेज को सर्च करने के लिए ये वेब सर्वर मशीन की हार्ड डिस्क को देखेगा कि यहाँ पर कौन कौन से फाइल्स रखी हैं और जो फाइल हमें चाहिए वो है कि नहीं इसमें। तो यानी कि वो फाइल को सर्च करेगा। फाइल अगर मिल जाती है तो हो सकता है वो फाइल PHP फाइल हो, PHP लैंग्वेज में बनी फाइल हो। तो फिर ये जो अपाचे सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सर्वर से कहेगा, एप्लीकेशन सर्वर ये भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो इस मशीन पे इंस्टॉल्ड होगा। जैसे कि यहाँ PHP का एप्लीकेशन सर्वर है, तो PHP का एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? PHP के स्क्रिप्ट को रन करता है, यानी यही वो प्रोग्राम है जो PHP के प्रोग्राम को रन करेगा। अब आप इस बात को बहुत ध्यान समझ लीजिए कि मैं जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ वो ये है जिसको मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन सर्वर। ये एप्लीकेशन सर्वर PHP के प्रोग्राम को रन करेगा। तो क्या हुआ? क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे फला फला पेज चाहिए, अपाचे ने यानी एक वेब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया था, समझा था कि आपको क्या चाहिए, हार्ड डिस्क में वो फाइल ढूंढा, और ढूंढने के बाद
क्योंकि वो फाइल PHP की फाइल थी, PHP एक्सटेंशन था उसका, उसने एप्लीकेशन सर्वर से कहा कि इसको पहले रन कर दो और रन करके मुझे दे दो। हो सकता है एप्लीकेशन सर्वर जब PHP की फाइल को रन करे तो उसमें कोई लाइन ऐसी लिखी हो जिसके कारण डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना ज़रूरी हो। तो डेटाबेस मतलब जहाँ पे सारा डेटा, एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा रखा रहता है, उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी एक डेटाबेस सर्वर की होती है। डेटाबेस सर्वर क्या है? वो भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। हमारे इस एग्जांपल में हम MySQL यूज़ करेंगे। MySQL क्या है? एक डेटाबेस सर्वर है। तो MySQL का काम है डेटाबेस को हैंडल करना। तो ज़रूरत पड़ने पर जब हम डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो MySQL की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर्स सर्वर मशीन पे इंस्टॉल्ड है। अब सर्वर मशीन पे वो पेज रखा हुआ है जो क्लाइंट ने मांगा है। ये पेज PHP लैंग्वेज में बना है। तो एप्लीकेशन सर्वर ने इसको रन किया और रन करने के बाद जो आउटपुट आया वो वेब सर्वर को दे दिया, यानी अपाचे को दे दिया। अपाचे ने ये पेज हमको रिटर्न बैक कर दिया। ध्यान रहे कि PHP का कोड ज़रूर था इस पेज में, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर ने जैसे ही इस PHP की कोड को रन कर दिया तो उसका आउटपुट HTML फॉर्मेट में बना और वेब सर्वर ने उस आउटपुट वाली फाइल को हमें रिटर्न बैक किया है। तो ये बात समझने वाली है कि जो फाइल सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रही है उसके अंदर PHP का कोड रत्ती भर भी नहीं बचा है, क्योंकि वो कोड ऑलरेडी सर्वर मशीन पे ही रन हो चुका है। इसलिए हम बोलते हैं कि PHP सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर मशीन पे रन होने वाला प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम मिला ये HTML फॉर्मेट में है और क्लाइंट को जब मिलेगा तो हमारे कंप्यूटर का जो ब्राउज़र है वो इस फाइल के कंटेंट को पढ़ के समझ के हमें अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उस वेब एप्लीकेशन को बना रहा हूँ मतलब क्या है? बहुत सारे वेब पेजेस बना रहा हूँ। यस, एक वेब एप्लीकेशन का मतलब है बहुत सारे वेब पेजेस। तो ये पूरे वेब पेजेस मिला के एक वेब एप्लीकेशन बन जाती है। पर एक बात बताइए, इस वेब एप्लीकेशन के अंदर जो पेजेस हैं उनमें से कुछ पेज HTML के हो सकते हैं, कुछ CSS के, कुछ जावास्क्रिप्ट के, कुछ PHP के। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन में तो तरह तरह के पेजेस हैं। अब ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन मुझे रखनी कहाँ है? क्लाइंट मशीन पे मुझे नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट मशीन पे अगर रखूँगा तो केवल यही क्लाइंट यूज़ कर पाएगा। मैं इस पूरी वेब एप्लीकेशन को कहाँ रखने वाला हूँ? इसको मैं रखने वाला हूँ सर्वर मशीन पे। तो ये वेब एप्लीकेशन रहेगी सर्वर मशीन पे। गॉट इट? लेकिन ये तो बड़ा कॉस्टली तरीका हो गया, यानी मुझे अपने एक PHP के प्रोग्राम को रन करने के लिए सर्वर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे ही कंप्यूटर को सर्वर बना लेते हैं। हमें करना क्या है? ये जो हमारा कंप्यूटर है, मैं इसको एक बार फिर डायग्राम में बनाता हूँ। हमारे कंप्यूटर में ब्राउज़र है जो कि क्लाइंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, ब्राउज़र जो कि क्लाइंट का रोल प्ले करता है। अगर हम अपने कंप्यूटर में वैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं, वैम्प, तो देखा जाए तो हमने तीनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली, अपाचे भी, PHP का एप्लीकेशन सर्वर भी और MySQL भी। ये सब कुछ हमारे कंप्यूटर में आ गया। तो हमारे कंप्यूटर में ही दोनों चीज़ें रखी हैं। अब हमारे कंप्यूटर का ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा अपाचे से, लेकिन वो रिक्वेस्ट कंप्यूटर के बाहर नहीं जा रही है, कंप्यूटर के अंदर ही है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज्योग्राफिकली दो कंप्यूटर अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेशन तो सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर से हो रहा है। सॉफ्टवेयर कौन? ब्राउज़र। ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसने कम्युनिकेशन किससे किया है? अपाचे से। तो एक्चुअल में कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है ब्राउज़र और अपाचे के बीच में। ज़रूरत पड़ेगी तो अपाचे एप्लीकेशन सर्वर को बोलेगा और फिर डेटाबेस सर्वर से भी कम्युनिकेशन होगा, लेकिन फर्स्ट जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? ब्राउज़र का वेब सर्वर यानी अपाचे से कम्युनिकेशन हो रहा है। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि ब्राउज़र इस कंप्यूटर में रखा था और वेब सर्वर अपाचे इस कंप्यूटर में रखा था। क्योंकि कम्युनिकेशन ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में होना है, तो ब्राउज़र अगर पहले कंप्यूटर में है और वेब सर्वर दूसरे कंप्यूटर में है, इसलिए मुझे दोनों कंप्यूटर के कनेक्शन की ज़रूरत है और इंटरनेट इस ज़रूरत को पूरी कर रहा है। अब अगर ये एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर और ये ब्राउज़र दोनों एक ही मशीन में रखे होंगे तो मुझे इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रोग्रामर को अगर अपना प्रोग्राम बना के चला के देखना है तो उसके लिए उसको दो कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही कंप्यूटर में ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर ले और वैम्प भी इंस्टॉल कर ले, तो दोनों काम उसके हो जाते हैं।
अब ये वैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हमें इसके आगे की कहानी देखनी है। ठीक है, आई होप इतना समझ। तो अब ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा, मैंने भी इंस्टॉल किया है। अब मैं वैम्प के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में ये मैंने ओपन किया, ये सारी ड्राइव्स हैं। अब इसमें एक जी ड्राइव है और जी ड्राइव के अंदर आप देखें वैम्प नाम का एक फ़ोल्डर है, तो मैंने वैम्प फोल्डर ओपन कर लिया। तो आपने भी वैम्प अगर इंस्टॉल किया होगा तो वैम्प नाम का फोल्डर कहीं तो बना होगा, आप उसको ओपन करिए। ये वैम्प फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो आप यहाँ देखिए एक बिन फोल्डर है। बिन फोल्डर के अंदर देखिए अपाचे भी है, माइस्क्यूएल भी है, पीएचपी भी। मतलब इसमें अपाचे से रिलेटेड फाइल्स हैं, इसमें माइस्क्यूएल से रिलेटेड और इसमें पीएचपी से रिलेटेड। तो हमारे पास तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो वैम्प का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बिन आपको समझ में आ गया। अब ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए www। आप जो भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, अभी हमने बात करी थी कि आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें तरह तरह के पेजेस हैं। HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, PHP भी है। ये सारे के सारे पेजेस यानी पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन आप कहाँ रखते हैं? सर्वर मशीन पे रखते हैं, राइट। पर हमने अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बनाया हुआ है, अपने ही कंप्यूटर को क्लाइंट बनाया हुआ है। तो हमें अपने कंप्यूटर को अगर हमने सर्वर बनाया हुआ है तो अपने कंप्यूटर पे ही हम क्या रखेंगे? ये वेब एप्लीकेशन रखेंगे। पर वेब एप्लीकेशन हर कहीं नहीं रखेंगे। वेब एप्लीकेशन वहां रखेंगे जो एरिया वैम्प के कंट्रोल में। क्योंकि आप सोचिए, ब्राउजर जब भी वेबसाइट का कोई पेज मांगेगा तो किससे मांगेगा? अपाचे से मांगेगा। अभी भी क्या हो रहा था? ब्राउजर किससे कम्युनिकेट कर रहा था? अपाचे से। अब क्या फर्क पड़ता है कि अपाचे एक दूसरे कंप्यूटर में है या हमारी कंप्यूटर में? वैम्प हमने हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया है तो अपाचे हमारी कंप्यूटर पे। पर कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? ब्राउजर अपाचे से कम्युनिकेट कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ये वाला वेब पेज दो। अब अपाचे वो वेब पेज निकाल के देगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो वेब पेज जहाँ पे रखा है वो एरिया ये वैम्प के कंट्रोल में हो। इसीलिए हम हर कहीं वेब एप्लीकेशन सेव नहीं कर सकते। हमें वेब एप्लीकेशन सेव करनी होती है www फोल्डर के अंदर, यानी वैम्प के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ही आप सेव करेंगे। अब इसके अंदर आप कई सारे फोल्डर्स बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जैसे मैंने इसके अंदर कई सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाना, तो आपने क्या किया? आपने एक नया फोल्डर बना दिया। फोल्डर का नाम रख लिया ऐप। ठीक है, ऐप नाम से एक फोल्डर बना दिया। इसके अंदर आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जो भी आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं वो सारी फाइल्स इसके अंदर रहेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक नई फाइल। ठीक है, और ये फाइल मैं PHP लैंग्वेज में बनाता हूँ। जैसे मैंने बना दिया home.php। ठीक है, PHP। और अभी तक हमने ये समझा था कि PHP फाइल के अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और PHP भी लिख सकते हैं। तो हर तरह का कोड लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने PHP फाइल के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट की। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ HTML। तो इसका मतलब HTML तो एज इट इज़ लिखूँगा जैसे अभी तक हमने सीखा है। इसमें हेड टैग भी होगा, इसमें बॉडी टैग भी होगा। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर मैंने लिखा H1 में मैंने लिखा हेलो गेस्ट। ठीक है, अभी ये पेज जो बना है इसमें HTML की कोडिंग की है मैंने। ठीक है, अभी इस पेज में PHP की कोडिंग नहीं करी, पर मैं PHP की कोडिंग भी करने वाला हूँ। अभी मैंने ज़्यादा कुछ कंटेंट इसमें लिखा नहीं है, पर PHP की कोडिंग। अब PHP की कोडिंग मैं कहीं भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पे भी कर रहे हो आपको PHP के लिए टैग तो लगाने पड़ेंगे इस तरीके से कि जो कुछ इसके बीच में लिखोगे वो PHP है। तो अब आपने वेरिएबल बनाना अभी तक सीख लिया है, ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, तो वेरिएबल ही बना रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा नेम एक वेरिएबल का नाम रख लिया मैंने, और इसमें मैंने नाम रख लिया सौरभ। ठीक है, देन अभी इतना ही काफ़ी है, एक वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं पर भी इस पूरे पेज में इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर क्योंकि ये वेरिएबल PHP लैंग्वेज का है तो मुझे जहाँ भी कोड लिखना है PHP का, मुझे ये टैग्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं कई बार टैग्स लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गेस्ट की जगह पे सौरभ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा PHP और देखिए
इसका मतलब ये है कि इस रीजन के बीच में जो कुछ लिखूंगा वो PHP कोड माना जाएगा। तो मैंने लिखा इको प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें मैंने लिख दिया $name सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, ये नेम प्रिंट कर देगा सौरभ। अब मेरा एक PHP का प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये फाइल मेरी बनके तैयार है। ये फाइल कहाँ रखी है, www के अंदर ऐप नाम के फोल्डर में। अब मुझे क्या करना है, इसको चलाना है, ठीक है। तो इसको चलाएं कैसे, मैं इसको चलाने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन विथ करता हूँ गूगल क्रोम से। ओके, ये ओपन हो गया है। और अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, इसने तो पूरा पेज प्रिंट करके दे दिया ना। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मैंने ब्राउज़र से कहा कि इस PHP फाइल को रन कर दो। प्रॉब्लम क्या है, ब्राउज़र को तो PHP आती नहीं है, तो ब्राउज़र ने पेज में जो देखा वो एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन HTML नहीं है ना, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, PHP। और ब्राउज़र को PHP आती नहीं है, और आपने ब्राउज़र से कहा। तो ये गलती हमारी कि हमने ब्राउज़र से क्यों कहा कि इस पेज को रन कर दो। देखिए होता क्या है, ब्राउज़र को वो पेज नहीं मिलता PHP का जो PHP लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब भी ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है कि मुझे home.php दे दो, ठीक है, home.php दे दो, ये रिक्वेस्ट करता है, तो क्या अपाचे से करता है ना ये रिक्वेस्ट, तो क्या अपाचे वो पेज एज इट इज़ देता है? नहीं। अगर वो PHP फाइल का पेज है तो एप्लीकेशन सर्वर से कहता है कि पहले उसे रन करो, जो उसका आउटपुट आएगा वो प्योर HTML फॉर्मेट में होगा और वो रिटर्न करेगा वेब सर्वर। तो क्लाइंट पहली बात तो डायरेक्टली PHP फाइल को ओपन नहीं कर पाता। क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, वेब सर्वर को, कि मुझे PHP फाइल दे दो। तो अभी आपने जो किया है वो आपने रिक्वेस्ट नहीं करी है वेब सर्वर से, आपने तो डायरेक्टली ब्राउज़र से कह दिया कि PHP फाइल को पढ़ो। तो सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका क्या है, जैसे आप नॉर्मली इंटरनेट पे कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आप पूरा URL लिखते हैं, वो एक्चुअल में आप वेब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये पेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करूँगा। अब सवाल ये उठता है कि रिक्वेस्ट करूँ तो URL क्या लिखूँ, www.something.com ऐसा कुछ लिखना होता है। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बनाया हुआ है, तो इस सर्वर का कोई डोमेन नेम नहीं है। हमने जब दूसरे कंप्यूटर को हम सर्वर बोल रहे हैं तो हम उसका पूरा URL लिखते वक्त डोमेन नेम लिखते हैं www.something.com, लेकिन हमारे कंप्यूटर पे हम क्या लिखेंगे, तो हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस, अब हमारे कंप्यूटर का लूप बैक एड्रेस हम लिखते हैं विच इज़ 127.0.0.1। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लोकल होस्ट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा ही लिखता हूँ। मैं लिखूँगा लोकल होस्ट। आप इस जगह पर लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लोकल होस्ट ना। लोकल होस्ट क्या है, लोकल होस्ट हमारे ही कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लूप बैक IP एड्रेस को। लूप बैक IP एड्रेस होता है 127.0.0.1, हमारे ही खुद के कंप्यूटर का IP एड्रेस, ठीक है। जब भी मेरे कंप्यूटर को मेरे ही कंप्यूटर अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रहा है तो लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है। तो लोकल होस्ट लिखकर मैंने ब्राउज़र से कहा कि तुम मुझसे ही कांटेक्ट करो, यानी इसी कंप्यूटर से कांटेक्ट करो। आप लोकल होस्ट की जगह अगर कभी लिखते हैं www.something.com तो आप किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डोमेन नेम जब IP एड्रेस में रिजॉल्व होगा तो वो किसी और कंप्यूटर का IP एड्रेस होगा। लेकिन लोकल होस्ट लिखते हैं तो लोकल होस्ट रिजॉल्व होगा तो वो खुद के कंप्यूटर का ही IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। लोकल होस्ट लिखने के बाद आप लगाइए स्लैश, और लोकल होस्ट आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने ही कंप्यूटर के वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वेब सर्वर जब भी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा तो वो सिर्फ www फोल्डर के अंदर ही देखेगा, यानी हर कहीं नहीं देखेगा। वैम्प में जो ये आप URL ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए www फोल्डर के अंदर हमने ऐप फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये फाइल रखी है। तो
जब भी आप वेब सर्वर को कहेंगे कि कोई फाइल आपको चाहिए तो वो सिर्फ www फोल्डर के अंदर ही देखता है। तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद स्लैश के बाद www लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही देखता है। तो हमें क्या लिखना है, उसके अंदर के फोल्डर, उसके अंदर का पाथ। तो आप मान के चलिए कि आप इस समय www फोल्डर के अंदर हैं, तो आप उसके अंदर एक ऐप नाम के फोल्डर में जाएंगे, उसके अंदर home.php नाम की फाइल है, उसको चलाएंगे। देखिए मैंने इसको चलाया। अब मैं इसको चला रहा हूँ तो एक दूसरे तरह की एरर आ रही है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। अभी ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि वेब सर्वर हमने ऑन नहीं करा है। वेब सर्वर ऑन नहीं करा है का मतलब क्या है भाई, वैम्प भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे वेब सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, और वेब सर्वर जब तक स्टार्ट नहीं है तो ब्राउज़र से आ रही रिक्वेस्ट को रिसीव और प्रोसेस कैसे करेगा। इसलिए पहले वैम्प को हमें स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के लिए आप क्या करिए, आप वापस से वैम्प फोल्डर में जाइए। वैम्प फोल्डर के अंदर जो ये सारे फोल्डर्स दिख रहे थे, उसके बाद कुछ फाइल्स भी हैं। आप जरा उन फाइल्स को देखिए, नीचे एक वैम्प मैनेजर .exe फाइल है, मैं उस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। इस तरीके से आप वैम्प सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। वैम्प सर्वर जब स्टार्ट होता है तो एक आइकॉन नीचे टास्क बार में आपको दिखाई देगा, जो कि शुरुआत में रेड कलर का होगा और थोड़ा सा टाइम लेता है वैम्प स्टार्ट होने में। 1 मिनट के अंदर ही वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहले रेड रहता है आइकॉन, फिर वो ऑरेंज हो जाता है, उसके बाद जब वो ग्रीन हो जाता है तब हम मानते हैं कि वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये ग्रीन हो चुका है। अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट प्लेस करने वाला हूँ। आप देखिए अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये हेलो सौरभ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आइए हम डायग्राम से समझते हैं। आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करिए, ये वाले डायग्राम पे, ठीक है। हमारे ब्राउज़र पे हमने लिखा localhost/app/home.php। तो ये एक रिक्वेस्ट है जो कहाँ गई, ये गई वैम्प के पास, मतलब अपाचे के पास। अपाचे ने क्या किया, इस home.php फाइल को निकाला, PHP के एप्लीकेशन सर्वर को कहा कि इसको रन करो। रन करने से जो आउटपुट आए वो हैंड ओवर कर दो मुझे, यानी वेब सर्वर को, अपाचे को, और फिर अपाचे उस फाइल को रिटर्न बैक कर देगा ब्राउज़र को। तो ब्राउज़र ने जो फाइल रिसीव करी अपाचे से, उसको पढ़कर दिखाया ब्राउज़र ने। अब आप जानना चाहेंगे कि अपाचे से ब्राउज़र को जो फाइल मिली वो कैसी दिखती है, उसमें PHP का कोड है कि नहीं। तो आप इसी ब्राउज़र पे आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। तो आपको वो पेज दिखेगा जो कि ब्राउज़र को मिल रहा होगा वेब सर्वर के थ्रू। आप देखिए, क्या यहाँ PHP का कोड कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि PHP का कोड सर्वर पे रन हो चुका है और उसका आउटपुट सिर्फ मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ दिख रहा है सौरभ, जबकि आपको ध्यान हो कि PHP का कोड हमने ये लिखा था। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड PHP का कोड जैसे मैंने ये लिखा था। तो ये रन होने के बाद यहाँ तो कुछ आउटपुट आया नहीं, यहाँ कुछ प्रिंट तो हुआ नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर इको हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये जब चला होगा तो इस जगह पर सौरभ प्रिंट हो गया होगा, तो वो सौरभ यहाँ पर आ गया। बाकी कोड को तो एप्लीकेशन सर्वर ने टच भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो PHP का कोड नहीं है। तो उसने सिर्फ PHP वाला जो पोर्शन है उतने को रन किया, और जो आउटपुट आया वो वहाँ पे प्लेस किया, और जो पेज बना वो रिटर्न बैक कर दिया। तो वेब सर्वर ने वो पेज हमारे ब्राउज़र को दे दिया और ब्राउज़र ने हमें दिखा दिया। तो ब्राउज़र जब दिखा रहा है तो ये आउटपुट आ रहा है। तो आपने देखा कि एक PHP के प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, वैम्प सर्वर को ऑन करना मत भूलिएगा। वैम्प सर्वर को ऑन नहीं करेंगे तो ये ब्राउज़र रिक्वेस्ट तो कर पाएगा, लेकिन वेब सर्वर रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑन नहीं है। दूसरी बात, आप डायरेक्टली पेज को ओपन नहीं करेंगे, आप हमेशा ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र में URL लिखेंगे। URL जब भी लिखेंगे तो पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, स्लैश लगाएंगे, और आप ये मान के चलेंगे कि आप www फोल्डर के अंदर हैं। उसके बाद वो फाइल जिस डायरेक्टरी में रखी है उस डायरेक्टरी का नाम, उस फोल्डर का नाम, स्लैश फाइल का नाम। तो ये पूरा पाथ आपने दे दिया है home.php का। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वैम्प का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर,
दूसरी चीज़, हमें एप्लीकेशन की फाइल्स कहाँ स्टोर करनी होती है, केवल www फोल्डर में ही स्टोर करनी होती है। और तीसरी चीज़ कि PHP स्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे लगातार वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। मेरी वेबसाइट का URL लिखा हुआ है यहाँ पे www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस, ये सब कुछ मिलेगा। और इस वेबसाइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में क्वालिटी हो, आपको अच्छे से समझ में आए। और मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो है हिंदी भाषी लोग, यानी जिन लोगों को हिंदी में ही समझ में आ पा रहा है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स हिंदी में बनाए। तो आप इस साइट पे जाइए, सारे वीडियोस को देखिए। पूरा कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कोई वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में मिल रहे हैं, हिंदी में मिल रहे हैं और इजीली मिल रहे हैं और डेली मिल रहे हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि नहीं वेबसाइट वर्थ है तो आप इसे बुकमार्क भी कर लीजिएगा। दूसरों को भी बताइए कि इस तरह की वेबसाइट है। मेरा मकसद है कि मैं सब में ये चीज़ फैलाऊं, जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकता हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं कितनी मार्केटिंग कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये फ्री में पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों तक। तो मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर सकता। तो मुझे आपसे भी एक मदद चाहिए कि यदि आपको वाकई लगता हो कि ये बहुत अच्छा है, मैं कोई डोनेशन नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को कुछ पैसा डोनेट करो इसके लिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें। आपने शेयर किया, समझ लीजिए वही आपने मुझे पे कर दिया, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा उतना ज़्यादा मेरा मकसद पूरा होगा। तो आप लोग इसको फेसबुक पे वॉल पे पोस्ट कर दीजिए वीडियो को, या फिर आप वेबसाइट का लिंक शेयर कर दीजिए, या दूसरों को मौखिक रूप से बता दीजिए, पर आप ऐसा ज़रूर करिए। थैंक यू।